ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना से संबंधित बहुत सी जानकारियां हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवाल हैं जो जहन में रह जाते हैं, जो दिमाग में कहीं ना कहीं रहते हैं और हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है उनके जवाब। फिर हम उनको ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें विशेषज्ञों की राय लेनी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए लगातार हम ये कार्यक्रम रोज रात 9:30 पर आपके लिए लेकर आते हैं, जहां आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न जो हैं हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से पूछ सकें, ताकि वो आपकी समस्या का समाधान कर सकें। विशेषकर कोविड से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है या कोई भी जिज्ञासा है, लगातार इस कार्यक्रम को हम आपके लिए करते हुए आ रहे हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर और 23421230 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर अपर्णा, ओमिक्रॉन के केसेस में देश के कई राज्यों में अब कमी आ गई है, लेकिन हालांकि ओवरऑल अगर बात की जाए तो मामले अभी भी कमतर नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कैसा माना जाए और क्या माना जाए कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की पीक जो है देश में कब तक दिखाई देगी और तब तक हमें और कितने खास एहतियात बरतने हैं? ये हम कहना भी मुश्किल है कि देश में पीक कब तक दिखाई देगी, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, अलग अलग जगह में अलग अलग इसका टाइम फ्रेम हो रहा है। मोस्टली सब जगह पाया गया है, जिन कंट्रीज में हो चुका है और पीकअप कम हो गई है, कि विद इन अ मंथ पीक बढ़ करके घटनी शुरू हो जाती है। तो टोटल 1.5 से 2 महीने रह रही है। भारत में ये देखा गया, अभी जिन सिटीज में पहले ओमिक्रॉन शुरू हुआ उनमें पीक कम होनी शुरू हो गई है। पीक, वी आर पास्ट द पीक। और कई जगह ऐसी हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पे अभी शुरू हुए हैं, तो उनमें अभी पीक आएगी। कुछ जगह कम हो गई है, कुछ जगह अभी है और कुछ शहरों में अभी आनी बाकी है। तो कब तक चलेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एंटिसिपेटेड ये है कि प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ एंड या मिड मार्च तक कम होना शुरू हो जाना चाहिए भारत में। जी डॉक्टर अपर्णा, कोरोना के जो पहले वेरिएंट्स थे, अल्फा और डेल्टा की बात करें तो कहा जा रहा था कि वो सांस के जरिए, आपके आंख, नाक और मुंह के जरिए भी फैल रहे थे, और कहीं कहीं ये भी देखा गया था कि आंख के जरिए भी फैल रहे थे, ताकि लोगों को कहा गया था कि आप फेस शील्ड का भी उपयोग कीजिए। ओमिक्रॉन के केसेस में, ओमिक्रॉन के मामलों में भी क्या ऐसा ही है? सारी प्रिकॉशंस एकदम सेम है। इसमें ओमिक्रॉन में ये पाया गया है कि ये माइल्डर है, मतलब सिवियर डिजीज कम है, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। यानी कि एक इंसान जो इससे अफेक्टेड है वो कई लोगों में ये वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन सिवियरिटी कम है। अब सिवियरिटी कम थोड़ा तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है, जिसमें ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट लंग्स में कम जाता है, थ्रोट में रह जाता है, नाक में रह जाता है, लंग्स में कम जाता है, तो लंग की इंजरी कम होती है इससे। बट सेकेंड, ये भी फैक्ट है कि अब बहुत लोग वैक्सीनेट हो गए हैं और कईयों को पुराना इन्फेक्शन भी हुआ है, तो उनमें इम्यूनिटी है, उसकी वजह से भी सिवियरिटी माइल्डर होगी। तो इसमें कितना ओमिक्रॉन वेरिएंट का हाथ है, कितना हमारी इनेट इम्यूनिटी का हाथ है और कितना वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी का हाथ है, वो कहना मुश्किल है। जी
चर्चा हम डॉक्टर साहब जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। बहरहाल अब सीधा लखनऊ का रुख करते हैं, मोहम्मद आरिफ जी के साथ जुड़ते हैं और उनकी जिज्ञासा और उनका प्रश्न सुनते हैं। आरिफ साहब, स्वागत है आपका। जी सर, आपको और डॉक्टर साहब को हमारा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार आरिफ जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो मेरा खुद का ये मानना है कि ये जो है कोरोना या ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया हुआ है, तो मेरा डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि क्या सर्दियों में ये ज्यादा वो फैलता है, ज्यादा असरदायक हो जाता है, या वो बारहमासी में ऐसा ही रहता है? इसके बारे में जरा आप जो है पूछें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सभी कॉलर्स और हमारे जितने भी श्रोता हैं और आम जनता है, एक आम नागरिक है, वो यही जानना चाहता है जो प्रश्न इन्होंने किया है। अगर हम अपनी पहली वेव की बात करें तो वो गर्मियों में आई थी, सेकेंड वेव की बात करें वो भी गर्मियों में आई थी, थर्ड वेव सर्दियों में आई है। तो मौसम के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं मिला है। ये कोल्डर कंट्रीज में भी उतना ही प्रोग्रेस किया है, हॉट कंट्रीज में भी उतना ही प्रोग्रेस किया है। तो क्लाइमेट रिलेटेड उतना ज्यादा असर नहीं पता चला है। हालांकि फ्लू और कोरोना वायरस इन्फेक्शन जरूर विंटर्स में ज्यादा होते हैं, लेकिन कोविड में ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी का प्रश्न अब जान लेते हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। हेलो रिंकी तिवारी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है उसके अंदर प्रिकॉशंस अगर वही हैं जो कि डेल्टा और दूसरे तरह के वायरस के थे, तो ऐसे में ये उन लोगों को क्यों ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनको वैक्सीनेशन भी हो रखा है, जिनको कोरोना भी हो रखा है, तो उनमें एंटीबॉडीज तो बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक्स अबाउट कि अगर आप में एंटीबॉडीज ज्यादा है तो आपको कोरोना होने के चांसेस कम है, लेकिन इस बार देखा गया कि इन लोगों को भी कोरोना हो रहा है और ज्यादा जल्दी हो रहा है। ज्यादा जल्दी हो रहा है तो मैं नहीं कहूंगी जी। अनवैक्सीनेटेड में डेफिनेटली इन्फेक्शन ज्यादा है और ज्यादा सीवियर है। वैक्सीनेटेड में ये पाया गया है कि इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इट इज मच माइल्डर। इनमें हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं है। आमतौर सारे हॉस्पिटल्स के आईसीयूज में ये पाया गया है कि जो पेशेंट्स कोविड से एडमिटेड हैं, जो ज्यादा सिक है, वो या तो अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी ये देखा है कि मोस्टली जिनमें माइल्ड इन्फेक्शन इंसिडेंटली डिटेक्टेड हैं, हम हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ देम में जिनकी सर्जरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है या और चीजों से एडमिटेड है, उनका कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, इवन दो उनमें कोविड रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है। तो कई लोगों में कोविड पॉजिटिव आ रहा है इस वेव में, उनको हम बोल रहे हैं इंसिडेंटल कोविड, यानी कि उनमें सिम्टम्स नहीं है लेकिन कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड के इस बार जो एडमिट हो रहे हैं जिनमें कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जिनमें हम शुरू से ही कोविड सस्पेक्ट कर रहे हैं और वो उनमें कोविड निकला है। और ये इंसान मोस्टली वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या जिनमें अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज हैं। जी। हिसार से राजेंद्र जी का प्रश्न सुनती हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, और अपना डॉक्टर साहब को नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार। हाँ, मेरे सवाल था कि जो ये कोरोना जो वैक्सीन ओमिक्रॉन आने के बाद जो ये गले से नीचे नहीं उतरता, इसका जो टीके लगे हुए इसका हमें फायदा मिल रहा है, ये कुछ और वजह जो अब तीसरी लहर आई है या सबसे ज्यादा आबादी है या कम आबादी से कैसे ज्यादा फैल रहा है, इसके बारे में जानना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मोस्टली प्रश्न इनका यही है कि क्या वैक्सीन की वजह से ये गले से नीचे नहीं जा रहा है ये वायरस? नहीं, ये वेरिएंट की खासियत है कि वो लंग टिश्यू में
कम जा रहा है। वो इसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये लंग टिश्यू में बाइंड कम कर रहा है। लेकिन जो वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है वो भी हेल्प कर रही है इन मेकिंग इट लेस सिवियर। जिनमें पहले कोविड हुआ है उनमें भी इम्यूनिटी है, वो भी हेल्प कर रही है। किस चीज से हमको कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है वेरिएंट के इस प्रॉपर्टी से या हमारे पहले इम्यूनिटी से, वो कहना मुश्किल है जी। और वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन काम नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में वैक्सीन आर वर्किंग, लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इन्फेक्शन हो रहे हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि क्योंकि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है वैक्सीन सेंटर्स में अगर लोग लाइन में खड़े होने में पूरी प्रिकॉशंस नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, मास्क ठीक से नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे भी उनको इन्फेक्शन हो रहा हो। क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं तो पता नहीं चल सकता कि किसको कोविड है किसको नहीं है। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला। हमारे साथ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के हैं श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाएं। पुरुलिया चलते हैं, वहां से मोहम्मद मजहर का सवाल सुनते हैं। मजहर साहब, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार मजहर जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर कि फर्स्ट डोज से सेकंड डोज यानी कि 84 दिन का समय क्यों रखा जाता है, और सेकंड डोज से और थर्ड डोज का यानी कि 9 महीने का क्यों ये टाइम रखा जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो यानी कि वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ कैसे हमें बचा जा सके? जी डॉक्टर साहब, इनका पहला सवाल यह है कि तीनों डोजेस के बीच में जो टाइम गैप रखा गया है उसका क्या वैज्ञानिक आधार है? जो फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का जो गैप है उसमें स्टडीज थी कि शायद गैप जितना जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसमें इम्यून रिस्पांस ज्यादा होता है कुछ लोगों में। जहां तक बूस्टर का सवाल है उसमें हालांकि ये 100% नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है उससे ये पाया गया कि जो हमने वैक्सीनेशन किया विद 2 डोजेस उसके बाद इम्यूनिटी जो कम होनी शुरू होती है उसमें अबाउट 9 मंथ्स लगते हैं। 6 to 9 मंथ्स तक फुल इम्यूनिटी रहती है, उसके बाद प्रोबेबली इम्यूनिटी थोड़ी कम होनी शुरू होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 9 मंथ इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 9 मंथ्स गैप के बाद में आप बूस्टर लीजिए। कुछ और कंट्रीज में जहां पे दूसरे वैक्सीन मिल रहे हैं उनका टाइमलाइन थोड़ा डिफरेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है विद द अवेलेबल एविडेंस कि 9 मंथ्स तक प्रोटेक्शन रहती है एडिक्वेट, तो बूस्टर आफ्टर 9 मंथ्स लगे। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल इनका ये था कि अनवैक्सीनेटेड लोगों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है। वो इसीलिए क्योंकि कई लोग अनवैक्सीनेटेड होंगे और कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे, तो हमको उनका पता नहीं चल सकता है। इसलिए द बेस्ट वे एंड वैक्सीन इज नॉट 100% प्रोटेक्टिव, इसीलिए बेस्ट वे इज मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी हाइजीन, स्नीजिंग, कफिंग, मास्क हमेशा पहने, बेटर क्वालिटी का मास्क पहने। अब क्लॉथ मास्क आर आउट। ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा नहीं प्रोटेक्ट करता है। क्लॉथ मास्क बहुत ज्यादा नहीं प्रोटेक्ट करता है ओमिक्रॉन से। अगर हम क्राउडेड एरिया में रहें, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, जितना कम हो सके उतना कम घर से बाहर निकलें, अनलेस जरूरी हो तब तक नहीं निकलें। हैंड हाइजीन फॉलो करें, डिस्टेंसिंग फॉलो करें। तो सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको मेंटेन करने हैं अनवैक्सीनेटेड लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो डॉक्टर, इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू वियर मास्क। हाँ, बिल्कुल। ओके, लेट्स गो टू गाजियाबाद। वहां से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार यामीन जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम को भी नमस्कार।
नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये ओमिक्रॉन डेल्टा ये से वायरस रूप बदल करके कब तक आता रहेगा, थोड़ा एक तो ये बताएं। जी डॉक्टर। और अभी जैसे कि मौतों का सिलसिला ज्यादा हो गया, मरीज कम हो गए हैं, तो इसका क्या कारण है, हमसे थोड़ा बताएं। जी डॉक्टर अपर्णा। जी, ये जब तक पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन एडिक्वेट नहीं हो, एडिक्वेट की हम भाषा अभी एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं कह सकते, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अबाउट 60 to 70% लोगों को वैक्सीन लग जाना चाहिए वर्ल्ड ओवर। वर्ल्ड ओवर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रैवल आजकल इतना ज्यादा हो रहा है, और जब तक हम ऐसे कंट्रीज में जाते रहें जहां पे वैक्सीनेशन पूरी नहीं है या बहुत कम है, तब तक हम इन्फेक्शन वहां एक्वायर करके अपनी कंट्री में ला सकते हैं जहां पे एडिक्वेट वैक्सीनेशन भी हुआ हो। देखा गया जैसे इजराइल में वैक्सीनेशन वाज वेरी वेरी गुड, यूएस में, यूके में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वहां पर थर्ड वेव आई, ओमिक्रॉन फैला, क्योंकि हम आजकल हर कंट्री के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। तो हमारा एम ये है कि वर्ल्ड ओवर सब कंट्रीज में वैक्सीनेशन एटलीस्ट अबाउट 60% हो। 60% एडिक्वेट है कि नहीं पूरा नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपर्ट्स का बिलीफ है कि 60% 70% अगर वर्ल्ड ओवर वैक्सीनेशन हो जाए तो प्रोबेबली ये ओमिक्रॉन कम हो जाएगा। जी। और जब तक वायरस मल्टीप्लाई करेगा तब तक नए नए वेरिएंट्स आएंगे, और नए वेरिएंट्स फैलेंगे तभी जब वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होंगे, जिनमें कोई ऐसी नई प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो ज्यादा ट्रांसमिट होंगे या ज्यादा सिवियर होंगे। चंद्रकांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका। नवीन जी आपको नमस्कार, और डॉक्टर शर्मा जी नमस्कार। मैं डॉक्टर ये जानना चाहता था कि पहले जैसे 2 डोज देते थे तो पहले डोज के बाद बोलते थे कि सेकंड डोज लेना जरूरी है टू गेट द फुल एफिकेसी। हम जैसे 70% या 80% अगर एफिकेसी होता है तब 2 डोज के बाद भी होता है। अब ये तीसरे डोज की जो बात कर रहे हैं वो सिंगल डोज है, तो उसमें एफिकेसी कितनी रहेगी मैम? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं बूस्टर डोज की एफिकेसी कितनी है? अभी ये कहना मुश्किल है। बूस्टर डोज से इम्यून रिस्पांस बेटर होता है, लेकिन कितने टाइम तक रहेगा और कितने % इससे बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी, उसके अभी हमारे पास डिटेल्स नहीं है। स्टडी कर रहे हैं ये चीज साइंटिस्ट, क्योंकि बूस्टर डोजेस कुछ महीने पहले ही शुरू हुए हैं, लेकिन इससे कितनी एफिकेसी वैक्सीन की बढ़ेगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वैक्सीन एफिकेसी स्लाइटली कम है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल। जी डॉक्टर साहब, हम बहुत बेसिक सवाल अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें तरह तरह के लक्षण आ रहे हैं ओमिक्रॉन में, बहुत से कॉमन लक्षण जो आम लक्षण जिसे देखते ही या जिसे आते ही तुरंत रोगी पहचान जाए कि मुझे ओमिक्रॉन वायरस से मैं संक्रमित हो चुका हूं, ऐसे कौन से लक्षण हैं? इसमें सबसे कॉमन है फीवर, हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट। जी, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं जो ओमिक्रॉन में है, और ये कई लोगों में सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए रह रहे हैं, जिसको लोग नजला जुकाम, कॉमन फ्लू, कोल्ड, कॉमन कोल्ड करके इग्नोर भी कर जाते हैं। जी। और जब तक सोचते हैं कि टेस्ट करवाएं तब तक सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, तो कई लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। कई लोग आजकल घर में टेस्टिंग कर रहे हैं। जी। रैपिड एंटीजन किट अब अवेलेबल है और घर में टेस्टिंग कर रहे हैं, वो हमारे स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है। जी। तो डॉक्टर अपर्णा, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे किसी व्यक्ति को या किसी भी संक्रमित व्यक्ति को 1 या 2 दिन या 1 दिन के लिए बुखार आता है और उसका बुखार ठीक हो जाता है, उसके बाद देखा गया है कि उसकी जो खांसी होती है वो परसिस्टेंट हो रही है, वो लंबे टाइम तक नहीं जा पा रही है 1 दिन के बुखार के बाद भी, ऐसा क्यों हो रहा है? ओमिक्रॉन कहते हैं थ्रोट में ज्यादा रह रहा है। हाँ। तो इसकी वजह से
सोर थ्रोट काफी कॉमन सिम्टम है और वो थोड़े टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है। वायरल शेडिंग मोस्टली 5 to 7 days तक रहती ही है, तो तब तक कई लोगों में ये सिम्टम्स रह रहे हैं। कुछ लोगों में सूखी खांसी थोड़े ज्यादा टाइम के लिए भी परसिस्ट कर रही है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा में सिम्टम्स ही लोगों को 7 से 10 दिन तक थे कईयों को, और उसके बाद थोड़े टाइम खांसी कई लोगों में परसिस्ट कर रही थी। इसमें माइल्डर इन्फेक्शन है, लेकिन सोर थ्रोट थोड़ा इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर है, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है लोगों में, सांस की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम ज्यादा नहीं हो रही है लोगों में, लेकिन सोर थ्रोट लोगों को फील हो रहा है। सो डॉक्टर, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस? सूखी खांसी अगर हो जाती है या सोर थ्रोट रहता है तो बेसिक ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए? गागल्स विद वार्म सेलाइन वाटर और बाकी कफ सिरप ले सकते हैं टू सप्रेस द कफ। जी, और ये कितने दिन तक हमें लेना है? जब तक सिम्टम्स हैं तो ये हमें तब तक उनको करते रहना ट्रीटमेंट। जी, बड़ौत के महेश शर्मा जी से जानते हैं उनकी क्या जिज्ञासा है, उनका क्या प्रश्न है। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैम को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, इस वायरस से हमें कब तक छुटकारा मिल जाएगा, और आप सबको ये समझाइए क्या क्या सावधानियां रखें। जी डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से एक बार ये फिर जानना चाहते हैं कि कब तक छुटकारा मिलेगा और सावधानियां। कब तक छुटकारा मिलेगा कहना मुश्किल है। होपफुली ये वाली वेव महीना 1.5 महीना में कम हो जानी चाहिए, लेकिन कब तक कोविड से छुटकारा मिलेगा वो पूरा नहीं कह सकते। डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस ही रहती हैं, तो जब तक छुटकारा नहीं मिलता तब तक नहीं कहेंगे। अल्टीमेटली शायद एंडेमिक हो जाए ये, जब इसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी, ज्यादा कॉमन होएगा, तो छुटकारा पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिजीज सिवियरिटी कम हो जाएगी होपफुली। महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी अपना सवाल जानना चाहते हैं, उनका प्रश्न उनका क्या जाए सुनते हैं, उनका उत्तर क्या है। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आज? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी हमारे देश में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है और डेल्टा प्लस का भी चल रहा है सर, कभी हमारे देश में ऐसे कुछ केसेस कुछ सामने आ रहे हैं कि ये दोनों का इन्फेक्शन हो चुका है, हो गया, और उसकी कुछ सीवियरिटी और मोर्टेलिटी कुछ ज्यादा देखने को मिली, ऐसा कुछ है क्या सर? डॉक्टर से भी जानना चाहते हैं, जो अब मामले आ रहे हैं कोरोना के, उनमें से ओमिक्रॉन के मामले कितने हैं और डेल्टा के मामले कितने हैं, और ये जो मोर्टेलिटी हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन और फ्रॉम अ डेल्टा? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल्स की, उसमें अब मोर देन 80% ओमिक्रॉन है। जब शुरू में वेव हुई थी तब अबाउट 50% था, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, अभी मोर देन 80% ओमिक्रॉन है। और सिवियरिटी लेस है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जितने हो रहे हैं उसमें हॉस्पिटल एडमिशन उस हिसाब से काफी कम है एज कम्पेयर टू सेकेंड वेव जब डेल्टा ज्यादा था, लेकिन डेथ्स ओमिक्रॉन से भी हो रही हैं। अभी जैसे हमने बोला कि ओमिक्रॉन मोर देन 80% है, तो डेथ्स ओमिक्रॉन से भी हो रही हैं। एग्जैक्ट एनालिसिस अभी, क्योंकि हमारे कंट्री में वेव इसकी एंड दिसंबर में ही शुरू हुई है, अभी 1 महीना हुआ है, बॉम्बे से इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो डेथ्स हुई हैं वो डेल्टा से हुई हो और ओमिक्रॉन से डेथ्स नहीं हुई है। जी, तो ओमिक्रॉन से भी डेथ्स हुई है, तो हमको सारी प्रिकॉशंस जो हम डेल्टा के समय लिया था वो सारी प्रिकॉशंस हमको बरकरार रखनी है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से अनिल, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नवीन सर। नमस्कार। और डॉक्टर मैम को भी नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कहते तीसरी जो लहर है इसमें ओमिक्रॉन के वायरस के ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये तो अभी तक 11-12 हजार ही हुए, लेकिन हमारे देश में तो
3.5 लाख पार करके भी मरीज जा रहे थे। तो क्या ये ओमिक्रॉन है या फिर इसके साथ में डेल्टा मिला हुआ है? जी, पहला तो क्वेश्चन ये है जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मैम की 1 से 1.5 महीने में लहर कम हो जाएगी, तो हमारी दिल्ली में तो दिसंबर से केस शुरू हुए थे, तो अभी क्या मान के चले कि जनवरी 10-15 तक, फरवरी 10-15 तक ये केस कम हो जाएंगे? थैंक यू सर। जी, डॉक्टर अपर्णा। हाँ जी, पीक दिल्ली में कम हो गया है। हमारे मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट 32%, 33% चली गई थी और प्रेजेंटली आज की 9 कुछ % है। तो दिल्ली में पीक कम हो गया है, केसेस भी हमारे काफी कम हो गए हैं अब। तो डेफिनेटली दिल्ली में होपफुली फरवरी मिड या एंड तक ये वेव खत्म हो जानी चाहिए। कई शहरों में अभी पीक आ रही है जहां केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। बेंगलोर में, केरला में अभी बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो हमारी कंट्री में, क्योंकि इतनी वास्ट कंट्री है, बॉम्बे में जैसे महाराष्ट्र में अभी भी केसेस काफी हैं, लेकिन बॉम्बे सिटी में कम हो गए हैं, पुणे में बढ़ रहे हैं। तो और जैसे जैसे दूसरे शहरों में जाते जाएंगे, अभी B टायर सिटीज, C टायर सिटीज, गांव में बढ़ेंगे। तो कब तक ये रहेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस शहर में बढ़ने शुरू हो गए हैं उसमें यूजुअली 1.5-2 महीने में जी काफी कम हो रहे हैं। हमारे और सवाल भी पूछा था डॉक्टर साहब, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हमारे एक आखिरी श्रोता हमसे जुड़ गए, वक्त बहुत कम है। अजय कुमार जी, बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरी लड़की का उम्र जो है 10 मार्च को 18 साल पूरा होने वाले हैं। हाँ। और मैं एक भी मतलब उसको टीका नहीं लगवाए थे। क्या मैं 15+ वाला लगवाऊं या 18+ वाला टीका लगवाऊं उसको? जी, डॉक्टर अपर्णा, इनकी हेलो। हाँ जी डॉक्टर अपर्णा, इनकी डॉटर है, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, तो इनको 15 से 18 वाले में जाना चाहिए, 18 से ऊपर वाले में टीका लगवाना? 18 से ऊपर वाले में जाए। अगर अभी कंप्लीट हो गया 18 तो 18 से ऊपर वाले में जाए। जी, हमें उम्मीद है कि आपने अपना प्रश्न का जवाब सुन लिया होगा। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अब क्या हिदायत देना चाहेंगी? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना है हर समय। सारी प्रिकॉशंस जो अभी 2 साल से ले रहे हैं वो कंटिन्यू करनी है। और सेकेंड, अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाया है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोमॉर्बिडिटीज जो भी हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल करके रखें। बूस्टर शॉट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं या जब भी एलिजिबल होंगे तो बूस्टर शॉट जरूर लगवाएं। हमको अपने आप को और अपने नियर एंड डियर वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर समय फॉलो करना है। डॉक्टर अपर्णा, अपनी विशेष राय और ये संदेश देने के लिए हमारे सभी श्रोताओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को लगभग पूरा सुना होगा और ये भी उम्मीद हम आपसे कर रखे हैं, यही आशा कर रहे हैं कि आप डॉक्टर साहिबा द्वारा बताए गए सभी एहतियाती उपायों का पालन जरूर करेंगे और अपने आप को, परिवार को और समाज को कोरोना से बचा के रखेंगे। बहरहाल, आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in